नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल सैनी, प्रवक्ता समाजशास्त्र, कक्षा 12 समाजशास्त्र की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमारी जो दूसरी पुस्तक है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, इसका जो पहला अध्याय है संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंज। आज हम संरचनात्मक परिवर्तन को पढ़ेंगे। तो चलिए, आज के हमारे जो अध्ययन के प्रमुख बिंदु हैं वो हैं संरचनात्मक परिवर्तन क्या है और उपनिवेशवाद की समझ। तो चलिए आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संरचनात्मक परिवर्तन कि संरचनात्मक परिवर्तन क्या है और इसे हम किस प्रकार से समझें। देखिए, किसी भी समाज की जो मूल संरचना है उसमें जो परिवर्तन आता है वह परिवर्तन ही क्या है, संरचनात्मक परिवर्तन कहलाता है। यहाँ मूल बात क्या है कि किसी भी समाज की संरचना में परिवर्तन आना क्या कहलाता है, संरचनात्मक परिवर्तन कहलाता है। देखिए, मतलब समाज का जो मूल ढांचा है, जो समाज की मूल संरचना है, उस संरचना में अगर परिवर्तन आ जाए तो उसे हम संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। जैसे प्राचीन समय में क्या था, वस्तु विनिमय होता था, वस्तु के बदले वस्तु ही दी जाती थी, उसी का लेन देन होता था। परंतु आजकल क्या है, वस्तु के बदले आपको नगद मुद्रा या नगद पैसा देना पड़ता है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है कि वस्तु विनिमय की जगह अब नगद में लेन देन होता है या मुद्रा के द्वारा लेन देन होता है, ये क्या है, समाज की जो मूल ढांचा है, समाज की जो मूल संरचना है, उसी में हुआ एक परिवर्तन है। इसे ही हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए, आगे बात करते हैं कि भारत में जो हम जब संरचनात्मक परिवर्तन की बात करते हैं तो औपनिवेशिक काल जिसको बोला जाता है, या जो औपनिवेशिक काल है, उस औपनिवेशिक काल में भारत में सबसे अधिक संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं। या भारत की जो मूल संरचना थी उस संरचना को ही औपनिवेशिक काल के दौरान उसमें ही सर्वाधिक परिवर्तन हुए। या कह सकते हैं कि औपनिवेशिक काल एक ऐसा काल था जिसमें भारत में सर्वाधिक संरचनात्मक परिवर्तन हुए। और भारत में जो आधुनिक विचार है या जो संस्थाओं की शुरुआत है वो औपनिवेशिक काल की ही देन है। और उपनिवेशवाद के कारण ही भारत में आधुनिक या नए विचारों का जन्म हुआ है। ये बात हमारे यहाँ मानी जाती है। और यही एक ऐसा काल था, मतलब औपनिवेशिक काल ही एक ऐसा काल रहा है जिस काल में भारत में सर्वाधिक संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं। भारत के समाज की जो संरचना है उसमें सबसे अधिक परिवर्तन हुए। देखिए, यहाँ एक विरोधाभासी बात ये भी समझ में आती है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता थी या जो इंग्लैंड का जो भारत के ऊपर उपनिवेश था, उसने भारत के अंदर नए विचारों की शुरुआत तो की, उसने भारत में अनेक तकनीकी परिवर्तन भी किए, अनेक औद्योगिक परिवर्तन भी किए, उसमें नए विचार भी शामिल हुए। लेकिन फिर भी जो पश्चिमी विचारक हैं उन्होंने भारत के साथ जो बर्ताव किया तो उनकी कथनी और करनी में अंतर था। देखिए, वो ब्रिटिश जो थे या जो इंग्लैंड के जो शासक थे, वो अपने देश में तो स्वतंत्रता की, अपने देश में तो उदारता की, अपने देश में तो बंधुता की या एक समानता की बात करते थे। लेकिन भारत के संदर्भ में उनका ये मत यहाँ सटीक नहीं बैठता था। यहाँ वो क्या करते थे, यहाँ उसमें अंतर्द्वंद था। यहाँ वो लोगों का शोषण कर रहे थे, यहाँ लोगों के साथ वो समानता का व्यवहार नहीं बरत रहे थे, यहाँ लोगों के साथ वो असमानता का व्यवहार करते। वो अपने आप को उच्च मानते क्योंकि वो गोरे थे, जबकि वो भारत के जो लोग थे उनका वो तिरस्कार करते या उनको वो निम्न मानते। कहने का तात्पर्य यही था कि जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था उसकी कथनी और करनी में अंतर था। वो मूलतः है अपने आप को उदार और स्वतंत्र और आधुनिक विचारों वाले मानते थे, लेकिन जिन जिन जगह उन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित किया वहाँ इस चीज़ का अभाव था। वहाँ उन्होंने उदारता नहीं बरती, वहाँ उन्होंने लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया, उन्होंने वहाँ लोगों का शोषण किया, लोगों को उन्होंने अपने से निम्न ही माना। देखिए, ये जो इस तरह के जो अंतर्विरोधी तथ्य थे
उन्होंने भारत की जो सामाजिक संरचना है और जो संस्कृति है उसमें अनेक परिवर्तन किए और उनमें अनेक प्रकार के प्रभाव भी डाले। देखिए, उनमें एक प्रभाव भारत में हमने पहली बुक में पढ़ा था कि इसमें एक प्रभाव ये भी था कि भारत में है वो स्वतंत्र आंदोलन या स्वतंत्रता के प्रति, एक राष्ट्र राज्य के प्रति जो भावना पनपी थी, उसके पीछे कहीं ना कहीं इस ब्रिटिश उपनिवेशवाद की ही नीतियां थी। अब देखिए, आगे बात करते हैं। भारत में जो सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन हुए, या हमारी जो विधि है, हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो राजनीतिक जीवन है, हमारा जो संविधान है, हमारा जो उद्योग है, हमारी जो कृषि है, हमारे नगर हैं, हमारे गांव हैं, इन सब के ऊपर, कहने का मतलब हमारे समाज की पूरी संरचना के ऊपर उपनिवेशवाद का गहरा प्रभाव पड़ा है। इसका कुछ सकारात्मक प्रभाव भी रहा है, लेकिन अधिकांश इसका नकारात्मक प्रभाव ही रहा है। इसने हमारे गांवों को, हमारे नगरों को, हमारी कृषि को, हमारे उद्योगों को, हमारे संविधान को, हमारे सामाजिक जीवन को, राजनीतिक जीवन को बड़ी ही कह सकते हैं कि विपरीत तरीके से प्रभावित किया। अब जो उपनिवेशवाद था उसके साथ, या उपनिवेश के साथ हमारे इन विरोधाभासी संबंधों का प्रभाव आधुनिकता पर भी पड़ा। और हमारे देश में स्थापित जो संसदीय व्यवस्था है, जो विधि है, या जो शिक्षा की व्यवस्था है, वो है किस पे आधारित है? उसका वो सारी की सारी इंग्लैंड की जो प्रारूप है या उनके जो प्रतिमान है उन्हीं पे आधारित है। मैकाले की जो शिक्षा नीति, मैकाले ने जो शिक्षा नीति बनाई थी, आज भी हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। अब जाके भारत में नई शिक्षा नीति का गठन किया गया है, जिसके अंदर कुछ भारत के अनुसार बदलाव हुए हैं। लेकिन मूलतः यही बात है कि जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था, उस उपनिवेशवाद ने भारत की सामाजिक संरचना में बड़े ही परिवर्तन किए। भारत की जो सामाजिक संरचना थी उसको पूरा का पूरा बदल कर रख दिया। और इसका प्रभाव हम हमारी संसदीय प्रणाली पे, हमारे कानून पे भी देख सकते हैं। आज भी ब्रिटिश के समय बनाए गए कानून चल रहे हैं। आज भी जो शिक्षा की व्यवस्था है वो हमारी अंग्रेजों के अनुसार ही चल रही है। इसके अनेक उदाहरण भी देख सकते हैं। सड़कों पर बाईं तरफ चलना, क्योंकि इंग्लैंड में भी लोग सड़क पर बाईं तरफ चलते हैं, इसलिए यहाँ भी सड़क पर हम बाईं तरफ चलते हैं। या सड़क के किनारे जो रेहड़ी हैं, या जो गाड़ियाँ लगा के लोग सामान बेचते हैं, या जो लोग खाने पीने की जो चीज़ें लगाते हैं, ये ब्रिटिश जो चलन था उसी का अनुसरण हम कर रहे हैं। या स्कूलों में जो टाई या बेल्ट लगा के जाते हैं लोग, वो भी किसका उदाहरण है? वो भी हमारी द्वारा पश्चिमीकरण का जो हम अनुसरण कर रहे हैं, या ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जो विचारधारा है उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसी का ये उदाहरण है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद है वो अब भी हमारे जीवन का एक जटिल हिस्सा है, अब भी वो हमारे जीवन का एक मुख्य हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत की जो सामाजिक संरचना थी, उसकी जो समाज की जो मूल संरचना थी, उसमें ही परिवर्तन कर दिए थे। अब ये ऐसे परिवर्तन हैं जो समाज के मूल ढांचे में परिवर्तन हुए हैं। ऐसे परिवर्तनों को परिवर्तित होने में, या उनको कह सकते हैं कि इनको चेंज करने में काफ़ी समय लगता है। तो यही कारण रहा है कि आज तक हम मैकाले की शिक्षा नीति को ढो रहे हैं। आज तक हम भारत का जो संविधान है उसमें ब्रिटिश जो कानून थे उन कानूनों को ढो रहे हैं, क्योंकि वो हमारे समाज की संरचना में हुआ परिवर्तन था। वर्तमान में तो ये भी कहा जाता है कि हम केवल देह से ही या नागरिकता से ही भारतीय हैं। मुख्यतः हम वैचारिक रूप से हम आज भी इंग्लैंड को ही फॉलो करते हैं, हम आज भी ब्रिटेन को या यूरोपीय देशों को ही फॉलो करते हैं। उन्हीं की विचारधारा को हम आज अपनाए हुए हैं। अब देखिए, अंग्रेजी के ज्ञान, जैसे अब देखिए अंग्रेजी का ज्ञान है वो एक भारत को है या दुनिया को है एक अंतर्राष्ट्रीय भूमंडलीकृत बाजार से जोड़ता है, पूरी दुनिया की बाजार से जोड़ता है, पूरी दुनिया से जोड़ता है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेजी आज भी विशेष अधिकारों की घोतक है, कि जिसको अंग्रेजी आती है वो अपने आप को सुपर समझता है, या जिसको हिंदी ठीक से बोलना नहीं आता वो तो उसमें शर्म महसूस नहीं करता, लेकिन अंग्रेजी अगर उसको ठीक से बोलना नहीं आता है तो व्यक्ति उसमें शर्म या संकोच महसूस करता है, लज्जा महसूस करता है। या जो अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं वो अच्छी नौकरियां प्राप्त कर लेते हैं, या चाहे उनमें ज्ञान कम हो लेकिन अगर अंग्रेजी अच्छी आती है तो क्या है, वो अच्छा या सुपर या विद्वान माना जाएगा। तो इस अध्याय में हम जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण जो भी भारत की समाज की संरचना में परिवर्तन आए, उन
को आज हम यहाँ पढ़ेंगे। और उपनिवेशवाद ने भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक संरचना में जो नए परिवर्तन किए, उन परिवर्तनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उन परिवर्तनों में दो मुख्य परिवर्तन थे, एक तो है औद्योगिकरण और दूसरा है नगरीकरण। औद्योगिकरण और नगरीकरण। तो आज चलिए आगे हम औद्योगिकरण और नगरीकरण की चर्चा भी करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं उपनिवेशवाद की समझ की बात कर लेते हैं। देखिए, उपनिवेशवाद क्या है? एक देश का दूसरे देश के ऊपर शासन। एक देश का दूसरे देश के ऊपर शासन क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। एक देश का दूसरे देश के ऊपर शासन उपनिवेशवाद कहलाता है। आधुनिक काल में पश्चिमी उपनिवेशवाद का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है। भारत के ऊपर आधुनिक काल में पश्चिमी उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है। देखिए, वैसे तो भारत के ऊपर अनेक राष्ट्रों ने शासन किया, डच भी आए, फ्रेंच भी आए, लेकिन सबसे अधिक जो प्रभाव भारत के ऊपर डाला वो औपनिवेशिक शासन या ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने डाला, या ब्रिटिश या अंग्रेजों ने ही डाला। इसके या फिर कह सकते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण जो भी भारत में परिवर्तन आए वो अत्यंत ही गहरे और भेदभावपूर्ण रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा उन्होंने समाज की संरचना को प्रभावित किया है। देखिए, जब हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद की बात करते हैं तो उसके साथ साथ एक चर्चा और भी करते हैं जिसको हम पूंजीवाद बोलते हैं। पूंजीवाद क्या है? इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन की जो प्रणालियां हैं उनके ऊपर व्यक्तियों का अधिकार होता है, सरकार का अधिकार नहीं होता। सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। अर्थव्यवस्था है वो निजी हाथों में होती। देखिए, पूंजीवाद के आने से पहले के साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के समय या दौर के समय जो साम्राज्यवाद था उसमें एक गुणात्मक अंतर है। तो पूंजीवाद के पहले जो उपनिवेश स्थापित किए जाते थे दूसरे देशों के द्वारा, वो क्या करते थे? वो समाज का जो आर्थिक आधार है उसमें हस्तक्षेप नहीं करते थे, या कह सकते हैं कि वो जो समाज की जो संरचना है उसके अंदर मूलभूत आर्थिक परिवर्तन नहीं करते थे। वो जो भी व्यवस्था चलती रहती थी उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाते थे और वहाँ शासन करते थे और अपना परंपरागत आर्थिक व्यवस्था पे कब्जा बना के वो अपनी सत्ता को बनाए रखते थे। वो उस आर्थिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है या अंग्रेजों की जो व्यवस्था जो पूंजीवाद पर आधारित थी, उस व्यवस्था ने क्या किया? उस व्यवस्था ने जब दूसरे देशों पे में अपने उपनिवेश स्थापित किए तो उन्होंने वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था थी उस आर्थिक व्यवस्था को पूर्ण रूपेण उसमें परिवर्तन कर दिया, पूरा का पूरा उसमें हस्तक्षेप किया। मतलब उन्होंने समाज की जो आर्थिक प्रणालियाँ थी, उत्पादन की जो प्रणालियाँ थी, जो कृषि थी या उत्पादन के जो अन्य तरीके थे, उद्योग थे, जितनी भी आर्थिक व्यवस्थाएं थी, वितरण था, उस सब को उन्होंने प्रभावित किया, सब में उन्होंने हस्तक्षेप किया और अधिक से अधिक आर्थिक रूप से शोषण किया। अब इसी का वजह थी कि ब्रिटेन में पूंजीवाद का विस्तार भी हुआ और उसको मजबूती भी मिली। अब देखिए, भारत की जब हम चर्चा करते हैं तो हमने क्या पाया कि ब्रिटेन ने जब भारत पे अपना उपनिवेश स्थापित किया तो उन्होंने भारत के अंदर जो व्यवस्था चल रही थी उसको नहीं अपनाया, उन्होंने स्वयं की व्यवस्थाएं स्थापित की। उन्होंने भारत का जो भूमि कानून थे उनको चेंज किया, जो भूमि स्वामित्व के जो नियम थे उनमें परिवर्तन किया। उन्होंने कृषि के अंदर परिवर्तन किया, फसल कौन सी उगाई जाए या कौन सी नहीं उगाई जाए, कौन से क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाएगी, उत्पादन को कहाँ बेचा जाएगा, वस्तु के उत्पादन की प्रणाली क्या होगी, उसके वितरण का तरीका क्या होगा, इन सब चीज़ों को उन्होंने प्रभावित किया। यहाँ तक कि उन्होंने जंगलों को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने जंगलों के लिए भी कानून बनाए, उन्होंने जंगलों की जो लकड़ियाँ काटनी थी उसके लिए भी कानून बनाए और उन्होंने चाय की बागान या चाय की खेती के लिए भी कानून बनाए, उन्होंने नील की खेती के लिए कानून बनाए, उन्होंने जूट की खेती के लिए कानून बनाए, उन्होंने पेड़ों की कटाई के लिए कानून बनाए और उन्होंने जंगलों को नियंत्रित कर लिया और यहाँ की जो प्रशासनिक जो तौर तरीके थे उनको अपने अनुसार उन्होंने बदल दिया और नए कानून उन्होंने बना दिए। जिसका कारण क्या हुआ? जिसके वजह से जो भी लोग
वनों के ऊपर अपना जीवन आधारित था, या जो आदिवासी जनजातियां थी जो वनों के ऊपर अपना जीवन यापन करते थे, उनको बहुत समस्याएं देखनी पड़ी, या वो उन जगहों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, या उनका नियंत्रण था वो जंगलों से पूर्णतया समाप्त हो गया। कुल मिला के उन्होंने समाज की पूरी संरचना में ही परिवर्तन कर दिया। देखिए, इसका एक उदाहरण भी है कि बंगाल में रेलवे की शुरुआत, ये भी एक बड़ी निर्णायक घटना थी, जिससे असम के जो जंगल थे उनसे संबंधित जो नीतियां थी उनमें परिवर्तन आया। देखिए, उस समय जो आसाम था या असम था वो बंगाल प्रांत का हिस्सा था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने असम के जो जंगल थे उनके अंदर, या असम के चाय के जो बागान थे उनके अंदर हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। और बंगाल में उस समय जब रेल आई तो रेल के लिए नए नए जो डिब्बे थे, या जिनको स्लीपर बोलते हैं, जिनमें सोने और रहने के लिए व्यवस्था होती है, ऐसे डिब्बों की जब मांग बढ़ गई तो क्या हुआ, तो असम के जो जंगल थे उनको काटा जाने लग गया और उनको व्यावसायिक दृष्टि से उपयोग में लेना प्रारंभ कर दिया गया, और राजस्व कमाने का एक बड़ा ही अच्छा उसको तरीका बना लिया गया, उसको एक संसाधन बना लिया गया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ जंगल कटाई तेजी से होने लग गई, लेकिन वहाँ के जो आदिवासी समुदाय थे उन लोगों को के ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। उनको अपना जीवन यापन करने की समस्या आ गई, अब उनको अपना वहाँ से पलायन करना पड़ा, और उनकी जो जीविका के साधन थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए, और वो मजदूरी के रूप में इन अंग्रेज़ों के साथ काम करने लग गए, या इन अंग्रेज़ों के कल कारखानों में, या कह सकते हैं कि इनके चाय के बागानों में वो काम करने लग गए। देखिए, अब यहाँ हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भारत में प्रथम ट्रेन की चर्चा कर लेते हैं कि भारत में सबसे पहली जो पैसेंजर ट्रेन थी वो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे तक चलाई गई थी। और देखिए, भारत में है वो 1848 तक कोई भी ट्रेन लाइन नहीं थी, और रेलवे लाइन बिछाने और भारत में रेल नेटवर्क स्थापित करने का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो लंदन से लिया गया था। मतलब मूल कॉन्सेप्ट लंदन से आया था, और 1848 में ट्रेन की लाइन बिछाना शुरू किया, और 1853 में पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई मुंबई से ठाणे के बीच में, या मुंबई में जो बोरीबंदर है वहाँ से ठाणे तक ये चलाई गई। देखिए, 1853 में जो ये पैसेंजर ट्रेन चलाई गई उसका देख रेख का जिम्मा था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के हाथ में, और इसका हेडक्वार्टर था मुंबई के बोरीबंदर। अब देखिए, जहां उपनिवेशवाद की वजह से लोगों की आवाजाही बढ़ी, क्योंकि ट्रेन आ गई, यातायात का साधन हो गया, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में सुविधाएं हो गई। अब भारत का व्यक्ति है वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने लग गया, उसने आवागमन प्रारंभ कर दिया। अब इस आवागमन का जो बेनिफिट है या इसका जो लाभ है वो किसने उठाया? अंग्रेज़ों ने उठाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आसाम के जो चाय के बागान थे उनमें मजदूरी करने के लिए, क्योंकि आसाम की तो जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि वहाँ तो जो डेंसिटी है वो कम थी, तो उन्होंने क्या किया, आसपास के जो क्षेत्र थे जैसे झारखंड प्रदेश था, बिहार था, छत्तीसगढ़ था, यहाँ के लोगों को चाय के बागों में मजदूरी करने के उद्देश्य से वो अपने साथ लेके जाने लग गए। इसकी वजह से क्या हुआ? एक नए मध्यम वर्ग का उदय भी हुआ, जो मुख्यतः बंगाल और मद्रास क्षेत्र से में रहता था या मद्रास क्षेत्र से आता था। अब देखिए, उसी समय अंग्रेजों ने क्या किया, विभिन्न लोगों या देश के विभिन्न भागों से सेवा करने के लिए विभिन्न लोगों को चुना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोगों को चुन चुन के मजदूरी के रूप में या अपने यहाँ नौकरी करने के लिए या अपने यहाँ सेवा करने के लिए चुना, उनको प्रशिक्षण दिया और अपने यहाँ उनको नौकरी के ऊपर रखा। देखिए, जिसका एक हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि 1834 से लेकर 1920 तक भारत के अनेक बंदरगाहों से नियमित रूप से जहाज जाते थे। इन जहाज़ों में विभिन्न धर्मों, लिंग, वर्गों, जातियों के भारतीय लोग होते थे, जिन्हें कम से कम 5 साल के लिए मॉरिशस के बागानों में मजदूरी करने के लिए पहुंचाया जाता था। इसके लिए कई दशकों तक लोगों का चयन मुख्यतः बिहार प्रांत के पटना, गया, आरा, सारण, चंपारण, भागलपुर या पूर्णिया जिलों से होता था।
अब देखिए, एक समझने की बात ये भी है कि अंग्रेजों ने जब उपनिवेशवाद के दौरान जो यातायात के जो साधन उन्होंने भारत में स्थापित किए, ट्रेन स्थापित की, तो उससे भारत की संरचना में या भारत के समाज की संरचना में मूल परिवर्तन हुआ। लेकिन उसका लाभ किसको मिला? अंग्रेजों को ही मिला। उन्होंने उसकी वजह से अपनी जो शोषण की नीति थी या भारत से जो वस्तुओं को आयात करने का जो तरीका था उसको बढ़ावा दिया। अब देखिए, उपनिवेशवाद के दौरान ही जो भारतीय मजदूर थे या जो दक्ष सेवाकर्मी थे, उनको जहाज़ों के माध्यम से अफ्रीका या एशिया के जो दूसरे देश हैं या अमेरिका है या अन्य उपनिवेशों में भेजा गया। अब उस समय लोगों को मजदूरी करने के लिए भेजा गया, तो कुछ लोग तो क्या होता था उस समय रास्ते में ही, क्योंकि महीने तो महीने लगते थे वहाँ जाने के लिए, तो जहाज़ में मर जाते थे। और जो लोग वहाँ पहुँच जाते थे उनमें से बहुत सारे लोग हैं वो वापस लौट के नहीं आए, वो वहीं रह गए, उन देशों में रह गए। इसीलिए आज भी अमेरिका में खूब भारतीय हैं, इंग्लैंड में खूब भारतीय हैं, या अफ्रीका के देशों में खूब भारतीय हैं, जिनको हम भारतीय मूल का कहते हैं, NRI, नॉन रिलायबल इंडियन, अप्रवासी भारतीय जिनको हम कहते हैं। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में है वो भारतीय मूल के लोग पाए जाते हैं, क्योंकि उपनिवेशवादी शासन के दौरान ही वो इन देशों में पहुंचे थे मजदूरी करने के लिए। अब देखिए, अंग्रेजों ने जो सुनियोजित तरीके से जो भारत की सामाजिक संरचना में जो परिवर्तन किया था, उसमें उनका एक तरीका और भी था, वो था शिक्षा पद्धति। उनको, अंग्रेजों को पता था कि जब तक हम भारत की समाज की मूल संरचना में या उनके विचारों में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हम इनके ऊपर शासन नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने एक तरीका अपनाया, वो था शिक्षा पद्धति, मैकाले की शिक्षा पद्धति, जो कि भारत में इसलिए लाई गई थी कि भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का सहयोग करें, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद की या ब्रिटिशों की सरकार को चलाने में सहयोग करें। क्योंकि अंग्रेज हैं वो अपने सभी कार्य करने के लिए इंग्लैंड से तो सेवक या नौकर नहीं ला सकते थे, तो उन्होंने यहाँ के लोगों को ही, भारतीयों को ही ट्रेंड किया, प्रशिक्षित किया, उनको अंग्रेजी शिक्षा दी, उनको इतना ही शिक्षा प्रदान की या इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की कि वो केवल अंग्रेजों के यहाँ नौकरी कर सकें और वो उनके कार्यों में सहयोग उनका कर सकें। लेकिन बाद में जब भारतीय हैं वो विदेशों में जाके पढ़ने लगे या इंग्लैंड गए, जब उन्होंने देखा कि इंग्लैंड के शासक हैं यहाँ तो बड़ी स्वतंत्रता से जी रहे हैं, बड़ी समानता की बात करते हैं, यहाँ तो वो बड़ी बड़ी आदर्शों की स्थापना की बात करते हैं, जबकि भारत के साथ वो ऐसा दोहरा व्यवहार करते हैं। जब भारत के लोग पढ़ लिख के बाहर गए तो उनको लगा कि लोग विदेशों के अंदर तो समानता या कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ बड़े सहयोग से रह रहे हैं, समानता का व्यवहार किया जाता है, उनके साथ उनको स्वतंत्रता दी जाती है, जबकि भारत के साथ ऐसा इंग्लैंड नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से भारत में भी राष्ट्रीय चेतना का या उपनिवेशवाद के खिलाफ जो विरोध है उसको भी मजबूती मिली। इसीलिए हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि जो उपनिवेशवाद है उसमें ऐसे गुण थे जिन्होंने भारत के अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, जो पूंजीवाद है जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी कि पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन की प्रणालियां हैं वो निजी हाथों में होती है या कुछ विशेष लोगों के हाथ में होती है और उसमें अधिक से अधिक मुनाफा कमाने पे बल दिया जाता है। और पूंजीवाद है वो प्रारंभ से ही एक गतिशील, वृद्धि की संभावना वाली, प्रसार की नीति वाली, नवीनीकरण वाली और तकनीक और श्रम के बेहतर उपयोग के लिए जानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ अधिक से अधिक उत्पादन पे बल दिया जाता है, यहाँ अधिक से अधिक लाभ पे बल दिया जाता है, यहाँ अधिक से अधिक जो उत्पादन की प्रणालियाँ हैं वो निजी हाथों में होती है। तो व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाने के लिए सारे के सारे प्रयास करता है और यहाँ इसीलिए पूंजीवाद में अधिक से अधिक लाभ की संभावनाएं बनी हुई रहती है। और पूंजीवाद है वो बाजार को एक वृहद भूमंडलीकृत रूप में देखता है, वो पूरी दुनिया को एक बाजार के रूप में ही देखता है और पूरी दुनिया को बाजार मानता है। अब ये जो पश्चिमी उपनिवेशवाद था वो भी पूंजीवाद के साथ जुड़ा हुआ था। पश्चिमी उपनिवेशवाद और पूंजीवाद एक दूसरे के साथ क्या है, एक दूसरे पर आधारित थे, एक दूसरे के साथ वो संबंधित थे, एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए थे। और यही बात थी वो औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में ही कही जा सकती है।
कि भारत में भी पूंजीवाद के विकास के कारण उपनिवेशवाद प्रबल हुआ, कि भारत में जैसे जैसे पूंजीवाद बढ़ा वैसे वैसे उपनिवेशवाद भी प्रबल हुआ, यहाँ उपनिवेशवाद की जड़ें भी जमने लग गई और इस प्रक्रिया के दूरगामी प्रभाव थे वो भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना पर भी पड़े। तो अब यहाँ हम मूलतः इस बात को समझ चुके हैं कि उपनिवेशवाद है उसने भारत की सामाजिक संरचना को किस प्रकार से प्रभावित किया और पूंजीवाद और उपनिवेशवाद किस प्रकार से आपस में जुड़े हुए थे और उन्होंने किस प्रकार भारत में उपनिवेशवाद को स्थापित रहने में सहयोग किया और अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत की समाज की जो मूल संरचना थी या जो भारत की जो आर्थिक प्रणाली थी उसको उन्होंने किस प्रकार प्रभावित किया और उस आर्थिक प्रणाली को प्रभावित करके उन्होंने किस प्रकार अपने उपनिवेशवाद को स्थापित रखा। चलिए अगले अध्याय में हम औद्योगिकरण और नगरीकरण क्या है और उसके स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण किस प्रकार से स्थापित हुआ उसके बारे में चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।